जय हिंद। एक बार तीव्र गति से बोलें, भारत माता की जय। तो हमारा जो आज का टॉपिक्स है ये संविधान को लेकर है। कैसे संविधान की बात हो रहा है? भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में अगर हम देखेंगे, भारतीय संविधान में भाग 3 जब पढ़िएगा, भाग 3 में अनुच्छेद मिलता है। आर्टिकल, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35। आर्टिकल 12 to 35। भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 12 से 35 है, भाग 3 में पार्ट 3 में हम चर्चा देखते हैं। मूल अधिकार का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? मूल अधिकार। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स की बात हो रहा है। राइट्स तो मूल अधिकार, या इसी को मौलिक अधिकार भी लिखा जा सकता है। मूल लिखिए या मौलिक अधिकार, चाहे मूल लिखा जाए या मौलिक, बात देखिए। फंडामेंटल राइट्स एक किस भाग में लिखा गया है? पहले नंबर पर यही जानना है। मूल अधिकार का उल्लेख किस में है? भाग 3 में। संविधान के, भारत के संविधान की बात हो रहा है। भाग 3 में पार्ट 3 कहिए, चाहे भाग 3 कहिए। आर्टिकल 12 से कहाँ तक लेकर है? 35 तक, यानी कि अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका उल्लेख किया गया मूल अधिकार का। ये मूल अधिकार की अवधारणा हमने कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है? कॉन्सेप्ट यानी कि अवधारणा कहाँ से लिया है? USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के संविधान से। इसका मतलब मूल अधिकार हमने कहाँ से उठाया है? कहाँ से हमने लिया है? अमेरिका से। लेकिन ये कहना गलत होगा कि हमने केवल अमेरिका के संविधान को पढ़ा है, जो मूल अधिकार को देखा है। मूल अधिकारों में जो जो प्रावधान थे उसको हमने ग्रहण जरूर किया है, लेकिन वो भारतीयों के अनुकूल जो था उसको लिया है। जो भारतीय के अनुकूल नहीं था उसको नहीं लिया। जो भारतीयों के अनुकूल लगा वही हमारे संविधान निर्माताओं ने उन्हीं चीज़ों को लिया। लेकिन भारतीयों के अनुकूल रहना चाहिए था, वही लिया गया। ये क्लियर हो रहा? अब हम चर्चा करेंगे कि भारत में अगर अधिकार की बात हो रहा है, कितने प्रकार के अधिकार होते हैं। भारत में देखिए, अधिकार की बात करते हैं तो भारत में अधिकार यानी कि राइट इन इंडिया, भारत में कितने प्रकार के अधिकार हैं? एक है मूल अधिकार, और दूसरा है संवैधानिक अधिकार यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, और एक है फंडामेंटल राइट्स। अगला है सांविधिक अधिकार। सांविधिक को विधिक भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? विधिक। और विधिक को कानूनी भी लिखा जाता है। और अगला अधिकार है मानव अधिकार या मानवीय अधिकार। ये कानूनी अधिकार है। तो भारत में अगर बात किया जाए, भारत में कितने प्रकार के अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, और कौन सा है? संवैधानिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, और सांविधिक या लीगल कहिए राइट्स है, सांविधिक या विधिक या कानूनी। अगला है मानवीय अधिकार, ह्यूमन राइट्स। भारत में 4 प्रकार के अधिकार हैं। अब देखिए, ये मूल अधिकार कहाँ पे है? इसका मतलब मूल अधिकार किसे कहते हैं? जिन अधिकारों का उल्लेख भाग 3 में, भारतीय संविधान के भाग 3 में जिन अधिकारों का उल्लेख है, ये अनुच्छेद 12 से 35 तक है। 12 से 35 भारतीय संविधान के भाग 3 में जिन अधिकारों का उल्लेख है वो मूल अधिकार। और मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? इसकी अवधारणा, संकल्पना कहाँ से? अमेरिका से है।
अब जिन अधिकारों का उल्लेख भाग 3 को छोड़कर संविधान में कहीं भी किया गया है, संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी किया गया, संविधान में कहीं भी किया गया है, कहीं भी भाग 3 को छोड़कर, भाग 3 को यानी कि पार्ट 3 को छोड़ दिया जाए तो पूरे संविधान में जिन अधिकारों का उल्लेख है वो संवैधानिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। और जिन अधिकारों पर संसद ने कानून बना दिया है, किसने भैया? संसद ने, पार्लियामेंट ने, संसद द्वारा बनाया गया कानून, संसद द्वारा बनाया गया कानून, जिन पर संसद ने कानून बना दिया है वो है सांविधिक या विधिक या कानूनी अधिकार। और मानव अधिकार क्या है? ये मानव अधिकार होता है मानव होने के नाते, मानव होने के कारण जो अधिकार होता है वो मानव अधिकार। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे समझना ये है कि मूल अधिकार क्या है, जिन अधिकारों का उल्लेख भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 में है, उसे मूल अधिकार। जिन अधिकारों का उल्लेख भाग 3 में किया गया है वो क्या है? भाग 3 में किया गया है, भाग 3 में किया गया वो मूल अधिकार, और भाग 3 को छोड़ दिया जाए वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो गए राइट्स, यानी कि संवैधानिक अधिकार। अब इसमें आएगा कौन? देखिए, जैसे अगर हम इसकी बात करते हैं, इसकी बात संवैधानिक अधिकार की, तो आप देखिए 301 जो है अंतर्राज्यीय व्यापार की बात हो रहा है, अंतर्राज्यीय व्यापार। तो जो अंतर्राज्यीय व्यापार है, अनुच्छेद 301, अंतर्राज्यीय व्यापार का अधिकार, यानी कि पूरे भारत में कहीं भी आप व्यापार कर सकते हैं, व्यापार करने के लिए अथॉरिटी रखते हैं, इस प्रकार का अधिकार जो मिला है ये मूल अधिकार में नहीं है। मूल अधिकार वाला अलग सिस्टम है, वहाँ पे मिलेंगे जब अभी चलेंगे 19 में जाएगा, 19 के अंतिम क्लास वाले में जाएगा, ABCDEFG जी वाले में जाएगा, 19 क्लास जी में वहाँ पे व्यापार वाला आएगा। लेकिन यहाँ पे ये अंतर्राज्यीय व्यापार की बात हो रहा है। तो अनुच्छेद जो 300 दिया गया, 301 में है, 300 नहीं 301 में अंतर्राज्यीय व्यापार। तो अंतर्राज्यीय व्यापार जो है भैया ये संवैधानिक अधिकार है। क्लियर हो रहा? एक साथ में, इसके साथ में और एक मिलेगा कि देखिए 326, अनुच्छेद 326 जो है इसमें जो है संपत्ति का अधिकार है। यहाँ तो क्लियर हो गया, भाग 3 को छोड़कर जो संविधान में उल्लेख हैं वो क्या है? वो संवैधानिक अधिकार है, संविधान में कहीं भी उल्लेख किया गया है संवैधानिक अधिकार, लेकिन 3 को छोड़कर। तो 101 तो हो गया, 300 भैया 301 अंतर्राज्य व्यापार। अब दूसरा क्या है? 326। अगर 326 अनुच्छेद 326 की बात करते हैं तो 326 में क्या है? मतदान का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को मतदान का अधिकार दिया गया है जो 18 वर्ष से ऊपर हैं, 18 वर्ष से ऊपर, जिनकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, 18 वर्ष से ज़्यादा है, वो मतदाता बन सकते हैं, वोट देने का अधिकार है उनको। मूल अधिकार में नहीं बल्कि इसमें रख दिया गया संवैधानिक अधिकार, मूल अधिकार वाली बात नहीं है। तो संवैधानिक अधिकार है 18 वर्ष। ये देखिए पहले 21 वर्ष था, ये ध्यान दीजिए, यहीं पे पूछा जाता है, पहले 21 वर्ष था। 21 वर्ष से 18 वर्ष कब किया गया? संविधान में जो है क्या नाम है 1989 में, 1989 में एक संविधान में संशोधन हुआ। इस संशोधन का नाम था 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम एक्ट, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम मतलब एक्ट, 61वां 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है 1989 में 61वां संविधान संशोधन द्वारा 21 वर्ष से मतदाता की उम्र की आयु हटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो लेकिन वर्तमान में अब 18 वर्ष है, तो सबको वोट देने का अधिकार है। ये मूल अधिकार नहीं है, ये ध्यान दीजिए, मतदान देने का अधिकार जो मूल अधिकार नहीं, लेकिन संवैधानिक अधिकार है, चूंकि अनुच्छेद 326 में इसका उल्लेख किया गया है।
भाग 3 में अगर होता तो मूल अधिकार होता। अब हम वापस आते हैं, जैसे देखिए इसको हटा दिया जाए तो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए, तुरंत हटा दिया जाए। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है कि ये संवैधानिक अधिकार, अब जिस पर संसद ने कानून बना दिया वो क्या अधिकार हो जाएगा? संसद ने कानून बना दिया, ये हो जाएगा सांविधिक या विधिक या कानूनी अधिकार। अब जैसे देखिए मातृत्व का अधिकार, मातृत्व का अधिकार भैया क्या है, यही लोग नहीं जान पाते हैं। मातृत्व का अधिकार होता है, जैसे मान लीजिए कोई महिला गर्भवती महिला है, प्रेग्नेंट है, अब बच्चा यानी कि जन्म लेने वाला है, अंतिम चरण चल रहा है, 1 महीना अंतिम लास्ट है, या बच्चे के जन्म लेने के बाद में भी महिला को कुछ महिला मान लीजिए सर्विस कर रही है, IAS अधिकारी है, PCS अधिकारी है, या कोई भी किसी भी जॉब में टीचर हैं, प्राइमरी टीचर, कोई भी टीचर XYZ, प्राइमरी में ज़्यादा टीचर हैं महिलाओं में, तो देखिए जो भी टीचर हैं या कोई भी सर्विस में, अब उसको छुट्टी चाहिए कि नहीं? तो छुट्टी पहले नहीं मिलता था, पहले छुट्टी नहीं मिल पाता था। अब छुट्टी मिलने के लिए ये हुआ कि पहले छुट्टी मिलता था, वेतन कट जाता था। अब ये हुआ कि उनको मातृत्व का अधिकार, उनको एक अधिकार मिलना चाहिए, डिमांड हुआ, मांग किया गया कि अधिकार मिलना चाहिए, छुट्टी मिलना चाहिए और वेतन भी नहीं करना चाहिए। सभी लोग चाहते हैं वेतन मिले, गवर्नमेंट जॉब क्यों करना चाहते हैं लोग? काम कम करना पड़े, वेतन ज़्यादा मिले, सभी जानते हैं। तो वह उसका वो मुद्दा नहीं है। तो ये मातृत्व का अधिकार जो भी है ना, कि उनको जैसे गर्भवती महिला बच्चा जन्म लेने वाला है तो 1-2 महीना पहले, 1 महीना पहले, 1 महीना बाद में, इतना दिन फिक्स है, इतना दिन के पहले, इतना दिन के बाद में, तो उनको छुट्टी मिल जाता है। तो ये मातृत्व का अधिकार, इस पर किसी कानून के तहत, किसी अनुच्छेद के तहत संसद ने कानून बना दिया। अब कानून बन गया तो मातृत्व का अधिकार तो है, लेकिन मूल अधिकार नहीं है, और संविधान में कहीं इस तरीके का उल्लेख भी नहीं है, इसलिए संवैधानिक नहीं, इसलिए इसको सांविधिक रख दिया। अगर भाग 3 में होता ये तो मूल अधिकार होता, संविधान में कहीं भी होता 3 को छोड़ करके तो सांविधिक नहीं, क्या नाम, संवैधानिक अधिकार होता, और कहीं यहाँ भी नहीं, संसद ने कानून बनाया, इसलिए मातृत्व का अधिकार क्या हो गया है, सांविधिक या विधिक या कानूनी। अब देखिए पहले मातृत्व है, फिर बाद में आ गया पितृत्व का अधिकार। पिता भी कह रहा है हमको भी अवकाश चाहिए, क्योंकि हमारे फैमिली में 2 ही लोग हैं, हम हैं और हमारी वाइफ है, उनका बच्चा हो गया है, बच्चे ने जन्म ले लिया है। अब बच्चे के जन्म हो गया तो अभी वाइफ को सेवा कौन करेगा? वाइफ को जो है खाना बना के कौन देगा? तो ये जो उनके पिता हैं, बच्चे के जो पिता हैं या उस कहिए महिला के जो पति हैं, वो उनकी सेवा में जुटेंगे, कुछ दिन रहेंगे, इसलिए उनको भी छुट्टी चाहिए, इसलिए आ गया पितृत्व का अवकाश, ये भी अवकाश। अब देखिए यहाँ पे एक जो था भाग 3 में अगर बात करें, अनुच्छेद 31 जो था, इसमें क्या था? संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, और हटा करके कहाँ पे ला कर दिया गया? इसको ला के कर दिया गया 301 में। 300A, एक नहीं 300A, क्लॉज में नहीं रहेगा, बड़े लेटर के रहेगा। 300A भाग 12 में यह है, भाग 12, 300A भाग 12, अनुच्छेद 300A में भाग 12 में संपत्ति के अधिकार को रख दिया गया, संपत्ति का अधिकार। अब संपत्ति का अधिकार पर कानून बना दिया संसद ने कानून बना दिया, इसलिए संपत्ति का अधिकार जो है 300A जो है एक इसमें चला जाएगा, सांविधिक अधिकार में चला जाएगा। कुछ लोग इसमें बता देते हैं, गलत है, ज़्यादातर लोग इसी को बताए हैं, किताब में भी लिखा है, लक्ष्मीकांत भी देखेंगे और भी किताब देखेंगे तो कानूनी अधिकार या विधिक या सांविधिक अधिकार में संपत्ति का अधिकार आ गया है। पूछे गए कई बार प्रश्न है छोटे एग्जामों में, उसमें बताया गया है कि सांविधिक या विधिक या कानूनी अधिकार है 300A भाग 12 में संपत्ति का अधिकार। चूंकि अब इस पर संसद ने कानून बना दिया है, कानून नहीं बना होता है तो अनुच्छेद में होता तो इसमें चला जाता, कानून बना दिया गया इसलिए इसमें चला गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मानव अधिकार क्या है? मानव होने के नाते जो अधिकार मिलता है व्यक्ति को, अब सपोज करिए आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई महिला या कोई वृद्ध पुरुष या कोई भी या जवान भी पुरुष हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि वृद्ध हुई हो, कोई भी मान लीजिए एक्सीडेंट में, खुदा न खास्ता किसी को ना हो, लेकिन मान लीजिए कोई एक्सीडेंट में गिरा पड़ा है, तो मानव होने के नाते आप सभी का, हमारा सभी का कर्तव्य बनता है कि
उसको अगर समय है तो अस्पताल तक पहुंचा दिया जाए। समय नहीं है, आज के समय में सरकारें चला रही हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें और जगह भी बात करें तो 108 चल रहा है, एम्बुलेंस है, तो जो दुर्घटनाएं होती हैं उनको बुला दिया जाएगा, एम्बुलेंस लेके जाएगा। समय है तो पहुंचा भी सकते हैं, लेकिन फ़ोन तो कर ही सकते हैं एम्बुलेंस के लिए, बता सकते हैं कि यहाँ पे इस प्रकार की घटना घटा है तो इनको जो है, या कोई किसी का सहायता करना चाहते हैं, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी होने के कारण या कोई किसी भी पद पे हैं, गरीब दीन दुखियों का सहायता करने से अपार खुशी मिलती है। ध्यान दीजिए, अब जब आप सहायता करेंगे किसी गरीब दीन दुखिए की, तो असहाय की सहायता करेंगे तो आपको अंदर अंदर बहुत अपार खुशी नहीं, आनंद की तब प्राप्त होता है। सुख और आनंद में अंतर है, तब आनंद की, वही आनंद की सही सही अनुभूति होता है। आनंद की अनुभूति तभी होता है जो मानव होने के नाते आप अपने अधिकार के दायित्वों को पूरा करते हैं। दायित्वों को जब पूरा करते हैं, ये हम तो पढ़ेंगे भाग 3 में मूल अधिकार। मूल अधिकार को हम चर्चा में विस्तार में चलेंगे। ये तो इतना तो समझ में आ गया होगा क्या है। हम वापस आते हैं, इसको हटा देते हैं। भाग 3 में मूल अधिकार है भैया, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। देखिए आगे बढ़ते हैं। मूल अधिकार बताइए, मूल अधिकार जो है ये कहाँ से लिया गया है? मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया। अमेरिका में मूल अधिकार बहुत ज़्यादा जोर पे रहता है, इसीलिए वहाँ के कॉन्सेप्ट को हमने उठाया है। अब मूल अधिकार की अगर बात करते हैं, मूल अधिकार चाहे मूल कहिए या मौलिक अधिकार कहिए, मूल अधिकार है क्या, इसकी प्रकृति क्या है, इसकी विशेषता क्या है, मूल अधिकार किसे कहते हैं, पहले नंबर पे तेज जानिए। मूल अधिकार क्या होता है? मूल अधिकार ऐसे अधिकार हैं, ऐसे अधिकार होते हैं जो मानव मतलब व्यक्ति को दिया गया अधिकार है। व्यक्ति में दो चीज़ें आते हैं। व्यक्ति में एक हो सकता है कौन सा? एक हो सकता है विदेशी और दूसरा हो सकता है नागरिक। कुछ अधिकार ऐसे हैं जो विदेशियों को प्राप्त हैं और कुछ अधिकार ऐसे हैं जो नागरिक को प्राप्त हैं। नागरिक को सभी अधिकार मिलेंगे, जितने भी अधिकार हैं सब नागरिक को मिलेंगे। कुछ अधिकार जो होंगे विदेशियों को मिलेंगे। इतना तो क्लियर होगा। ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति को दिया गया है, व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए है। भौतिक और नैतिक विकास के लिए, भौतिक और नैतिक विकास के लिए होता है। डेवलपमेंट, विकास, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करे। तो मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए दिए गए हैं। अब व्यक्ति में कौन आएगा? विदेशी भी आ सकते हैं, नागरिक भी आ सकते हैं। इसका मतलब कुछ अधिकार मिलेंगे विदेशी को और नागरिक को तो सभी अधिकार मिलेंगे ही, जितने अधिकार रहेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि ये मूल अधिकार वही मूल अधिकार हैं जो भौतिक और नैतिक विकास के लिए जिम्मेदार, अनिवार्य हैं। अनिवार्य है यानी कि मतलब नेसेसरी है, कंपलसरी कहिए, जो भी कहिए। तो अब मूल अधिकार की बात करते हैं। इन्हें संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है। संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है, विशेष संरक्षण प्राप्त होता है। इन्हें विशेष संरक्षण क्या है? प्राप्त है। मूल अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति की भौतिक और नैतिक विकास के लिए जिम्मेदार, अनिवार्य रूप से हैं, अनिवार्य हैं और इन्हें विशेष संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त होता है। इतना जान जाइए। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे और व्यक्ति में कौन आएंगे? दोनों आएंगे, बता दिए हैं, कई बार बता दिए हैं। अब देखिए मूल अधिकार की अगर हम बात करते हैं, मूल अधिकार किसके लिए? अब सवाल है कि भौतिक और नैतिक। भौतिक यहाँ पे जानेंगे, भौतिक विकास माने क्या होता है और नैतिक विकास माने क्या होता है, यहीं पे यहाँ पे लिखना है। लिख सकते हैं तो बढ़िया है। भौतिक विकास मतलब होता है जैसे आपने शिक्षा ग्रहण किया, शिक्षा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करके, शिक्षा के माध्यम से या शिक्षा प्राप्त करके पैसे कमाना, रुपया कमाना, धन कमाना। शिक्षा प्राप्त करके क्या करना? रुपये कमाना। ये भौतिक विकास है। अब नैतिक विकास क्या होता है? नैतिक विकास भैया क्या होता है? नैतिक विकास मतलब होता है शिक्षा तो लिया, शिक्षा से धन नहीं कमाना, शिक्षा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करके या शिक्षा के माध्यम से प्राप्त करके, जो भी लिखें,
स्वतंत्रता प्राप्त करना, स्वतंत्रता प्राप्त करना ये नैतिक विकास है किसी भी मानव के लिए। शिक्षा आपने अर्जन किया, शिक्षा से केवल रुपया, लेकिन स्वतंत्रता नहीं प्राप्त की। लेकिन शिक्षा से अगर आपने स्वतंत्रता प्राप्त किया तो रुपया तो अपने आप आएगा भैया, अपने आप रुपया आएगा। तो ये नैतिक विकास है, नैतिक विकास। और देखिए मूल अधिकार में क्या है, दोनों जरूरी है, भौतिक और नैतिक। तो मूल अधिकार किसको दिया गया, व्यक्ति को। इससे व्यक्ति का भौतिक और नैतिक विकास दोनों संभव है, ये मूल अधिकार हो गया। स्क्रीनशॉट तुरंत ले सकते हैं, इतना हम बता दिए हैं। ओके, अब मूल अधिकार भैया कहाँ पर है, मिटा दिया जाए तो मूल अधिकार का उल्लेख भाग 3 में है, और ये भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है, और अमेरिका के संविधान से संग्रहित किया गया है। अब मूल अधिकार जो शुरू में बना हमारा, अब मूल अधिकार 7 थे लेकिन एक हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, और जोड़ दिया गया भाग 12 के अनुच्छेद 300A में। अब ये विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार या सांविधिक कहिए अधिकार हो गया है, कानून बन गया है। तो मूल अधिकार की देखिए सबसे बड़ी विशेषता क्या है, इसकी अगर हम विशेषता की बात करते हैं, विशेषता, इसकी विशेषता का थोड़ा सा जानेंगे क्या है। विशेषता में देखिए ये असीमित नहीं है, पहले नंबर पे तो जानना असीमित। असीमित को ऐसे भी लिखा जा सकता, निरपेक्ष, निरपेक्ष, निरपेक्ष नहीं है, नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मूल अधिकार सीमित है, असीमित नहीं है या कहिए निरपेक्ष नहीं है। इसका मतलब क्या है, मूल अधिकार सीमित है। हमको मूल अधिकार प्रारंभ में 7 मिला था, उसके भी कई पार्ट हैं। और असीमित मतलब सीमित, जैसे अगर आप हम इसका मतलब समझिए असीमित नहीं है, इसका मतलब क्या निकल के आता है, इसका मतलब मूल अधिकार सीमित है। इसका मतलब क्या है, मूल अधिकार सीमित है, लिमिट है, इसका लिमिटेशन है। लिमिट सीमित मतलब क्या, लिमिट है, LIMIT लिमिट, इसका मतलब लिमिटेशन है। लिमिट माने सीमा लगा दिया गया, इसका मतलब इस पर सीमा लगा दिया गया मूल अधिकारों पर। अब जैसे हम बात करते हैं कैसे पता लगेगा, जब आप अनुच्छेद 19 पढ़ेंगे, अनुच्छेद 19 आगे पढ़ने मिलेगा, 19 का क्लाज 1 और सब क्लाज A, 19 क्लाज 1 और सब क्लाज A, 19 क्लाज 1 सब क्लाज A। इसमें जब पढ़ेंगे तो इसमें देखिए मिलता है ना, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आगे मिलेगा, अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी तो हम फंडामेंटल राइट्स के मूल अवधारणाओं को बता रहे हैं। क्या है, जब 19A पढ़ेंगे इसमें लिखा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता की बात कहा गया। स्वतंत्रता इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है, वाक मतलब किसी विचार, जो हमारे दिल में दिमाग में आया विचार, जो भी आया XYZ, उस विचार को क्या कर दीजिए, अभिव्यक्त कर दीजिए, बोल दीजिए। अब क्या कौन बोलेगा वो अलग चीज़ है, लेकिन स्वतंत्रता है। लेकिन यहाँ पर सीमा लगा दिया गया है, इस पर 8 सीमा लगाया गया है, 8 सीमाएं लगा गया है। इसका मतलब क्या है, आप बोल सकते हैं जो विचार आया आपके दिल दिमाग में, दिल में तो आता ही नहीं है, ये कहने के लिए है, आता तो जो विचार यहाँ पर है मस्तिष्क में। मस्तिष्क का एक टॉपिक हम बता दिए हैं, कौन मस्तिष्क का कौन कौन भाग क्या काम करता है, उसमें से आप देख सकते हैं, एक टॉपिक में है, निःशुल्क वीडियो है। तो वाक्य और अभिव्यक्ति, जो विचार आता है यहाँ पर आता है, और यही के माध्यम से अभिव्यक्ति मुंह के माध्यम से होता है। लेकिन आप सब विचार तो आ सकता है, लेकिन अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। अभिव्यक्ति करेंगे तो सीमाएं लग जाता है। अभिव्यक्ति क्या नहीं करना है, ऐसा अभिव्यक्ति ना करिए देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को नुकसान पहुँचे। यानी कि जब प्रियम्बल में पढ़ेंगे राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात कहा गया ना, यानी कि एकता बनाए रखना और देश को तोड़ना नहीं है। लेकिन ऐसा अभिव्यक्ति ना करिए कि देश की जो है, देश की क्या है, अखंडता है। अब देखिए जैसे कभी कभी नेता लोग, कुछ लोग होते हैं ऐसी बात करने लगते हैं, इससे दंगे फसाद होने की संभावना आता है, सांप्रदायिक दंगे कुछ भी हो सकते हैं, XYZ। किसी का आप नाम नहीं लेना चाहेंगे। देखिए बोलते रहते हैं, एक लोग हैं तो पता नहीं क्या नाम है, वैसी पता नहीं क्या कहते हैं, पता नहीं क्या वो वैसी क्या नाम है, उनको कहते रहते हैं। बहुत से लोग ऐसे नेता लोग हैं, वही नहीं बहुत से लोग हैं, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा, तो ऐसा नहीं बोलना है कि देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुँचे।
और यही नहीं, देश की कानून व्यवस्था को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, राष्ट्रीय एकता भंग नहीं होनी चाहिए, और संप्रभुता को खतरे में नहीं पड़नी चाहिए। संप्रभुता मतलब क्या होता है? भारत देश एक संप्रभु देश है, प्रीएम्बल में पढ़े होंगे संप्रभुता। संप्रभु मतलब आंतरिक मामलों में सर्वोपरि और बाह्य मामलों में स्वतंत्र। बाह्य मतलब कूटनीति में स्वतंत्र हो और अपने अंदर क्या हो? सर्वोपरि हो। तो कई हैं, कुल मिलाकर के 8 सीमा। यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे जब इस पे पढ़े जाएगा। तो हम बता रहे थे कि इसकी विशेषता में ये असीमित नहीं, इसका मतलब निरपेक्ष नहीं है। अब ऐसा लिखना ये है, इसका मतलब ये होता है, इसलिए इसको लिखा जाता है कि इसकी जो विशेषता है मुख्य रूप से ज़्यादातर नकारात्मक, इसका जो स्वरूप है ज़्यादातर नकारात्मक है। नकारात्मक, इसका स्वरूप क्या है? नकारात्मक। इसका स्वरूप क्या है? नकारात्मक है। इसका स्वरूप भैया क्या है? नकारात्मक। नकारात्मक मतलब प्रतिबंध कर दिया गया, ये चीज़ नहीं करना, ये चीज़ नहीं करना है, बहुत सी चीज़ें ऐसी बता दिया गया नहीं करना है। जैसे अगर हम बात करते हैं, कुछ सकारात्मक भी हैं, जैसे दे दिया गया कि हम 24 की अगर बात करते हैं, अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष तक के बच्चों, 14 वर्ष से नीचे के बच्चों को, 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है खतरनाक रोजगार, कल कारखानों में, फैक्ट्रियों में जो खतरनाक रोजगार हैं, खान में रजर जो खतरनाक हैं, उनमें 14 वर्ष तक के बच्चों को नहीं लगाया जाएगा। नहीं लगाया जाएगा यानी कि रोक रहा, नहीं की बात कर रहा, इसीलिए नकारात्मक। क्लियर हो रहा है? जैसे दे दिया गया, अगर अनुच्छेद हम 15 की बात करते हैं, इसमें दे दिया गया कि मूल वंश माने क्या? नस्ल, धर्म है, जाति है, लिंग है और जन्म स्थान। जन्म स्थान माने जन्म निवास, मूल मतलब जहाँ पे जन्म, उसका मूल जन्म हुआ है, यानी कि जन्म स्थान, लिंग, जन्म स्थान माने जन्म निवास, लिंग, धर्म, जाति और क्या नाम है इसका? धर्म है, जाति है, लिंग है, जन्म स्थान है या मूल स्थान कहिए, जन्म स्थान, धर्म, लिंग, जाति, मूल वंश माने नस्ल कहिए और जन्म स्थान। ये 5 चीज़ें हैं। 5 स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा सार्वजनिक स्थलों पर। और वही जो 16 में भी कहा गया वही चीज़ है कि धर्म है और लिंग है, मूल वंश है, निवास है, धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश मतलब नस्ल कहिए और निवास कहिए। निवास माने जन्म स्थान के आधार पर सरकारी नौकरियों में या सार्वजनिक नियोजन में भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ये भी कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए। जो अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए, ये अंत करने के लिए बता रहा है, वो सकारात्मक अवधारणा है। तो ज़्यादातर नकारात्मक है, कुछ जो है सकारात्मक है। जैसे अनुच्छेद 29 और 30 जब पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ेंगे, तो 29-30 जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ चुके हैं मान लीजिए उनकी बात अलग है, वो जानेंगे। 29-30 में क्या सकारात्मक अवधारणा दिखाया गया है। तो और इन सब में देखिए नकारात्मक अवधारणा, इसका मतलब ज़्यादातर नकारात्मक अवधारणा, कुछ सकारात्मक। इसलिए कहा जा सकता है कि मूल अधिकारों का जो स्वरूप है नकारात्मक है, और नकारात्मक होने के कारण इसलिए यहाँ पे लिखा जाता है नहीं, यानी कि असीमित नहीं लिखा ये जाएगा, ये नहीं लिखेंगे। इसका मतलब ये होता है और इसका मतलब ये समझ में आ गया होगा। तो इसके स्वरूप हैं। इसकी विशेषता हो गया मूल अधिकार की विशेषता। मूल अधिकार की और विशेषताओं में हम देखेंगे क्या है। एक तो हो गया निरपेक्ष नहीं है, यानी कि असीमित नहीं है, और दूसरा क्या नाम है, अभी देखे हैं कि इसका स्वरूप नकारात्मक है। और इसका देखिए, और इसके बारे में जानेंगे क्या, यह परिवर्तनीय है। ये जो है मूल अधिकार क्या है? परिवर्तनीय है। इसका मतलब इम्फोर्सेबल है, इम्फोर्सेबल मतलब होता है मूल अधिकार परिवर्तनीय है। जैसे जब हम प्रस्तावना पढ़े थे, यहीं पे दिखा देते हैं प्रस्तावना की बात, प्रीएम्बल की बात होता है था। प्रीएम्बल जो बात होता है ये था कि परिवर्तनीय नहीं है, परिवर्तनीय नहीं है। ये प्रस्तावना जो था परिवर्तनीय नहीं है, जबकि ये क्या है? परिवर्तनीय है। परिवर्तनीय मतलब होता लागू करना, यानी कि यहाँ पे प्रस्तावना था लागू नहीं किया जा सकता है, लागू नहीं किया जा सकता, और यहाँ पे है लागू करना अनिवार्य होगा, लागू करना अनिवार्य, बाध्यकारी,
लागू करना माने अनिवार्य, अनिवार्य माने क्या, अनिवार्य, अनिवार्य माने बाध्यकारी होगा, बाध्यकारी। इसका मतलब क्या है कि प्रस्तावना का जो क्या नाम है, प्रस्तावना में था कि परिवर्तनीय नहीं है, इसका मतलब प्रस्तावना लागू नहीं किया जा सकता, बाध्यकारी नहीं है। लेकिन मूल अधिकार जो है परिवर्तनीय है, इन्फोर्सेबल है, इसका मतलब लागू करना अनिवार्य है, या कहिए बाध्यकारी है, या कहिए लागू करना ही पड़ेगा सरकार को। किसको लागू करना पड़ेगा? सरकार को, सरकार को लागू करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। क्योंकि जब अनुच्छेद 32 पढ़ेंगे, अनुच्छेद जब 32 पढ़ेंगे, अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32, तो इसके तहत 5 प्रकार के रिट जारी करने का आदेश है, 5 प्रकार के रिट। तो अनुच्छेद 32 में ना 5 प्रकार का रिट ये बताया गया है कि अगर व्यक्ति के मौलिक अधिकार का, किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो व्यक्ति जो है इसी अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अपने केस को लेकर के। अब ऐसा नहीं कि हाई कोर्ट नहीं जा सकता, जाना चाहे जा सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन सीधे यहाँ पे ये कहा गया कि अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो व्यक्ति सीधे अनुच्छेद 32 के तहत कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट, सीधे सुप्रीम कोर्ट, सीधे सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, उच्चतम न्यायालय जा सकता है कि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। क्योंकि क्यों जा सकता है? क्योंकि मौलिक जो सुप्रीम कोर्ट है ये मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। ये पूछ लिया गया मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सभी? नहीं, सभी नहीं, हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इसका स्पेशलिस्ट है, विशेषज्ञ है, सुप्रीम कोर्ट को ही अधिकार दिया गया है, इसलिए व्यक्ति जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट, केवल सुप्रीम कोर्ट ही मौलिक अधिकार का संरक्षक है, जाने चाहे जा सकते हैं, वो भी इस पर रिट जारी करेगा। हाई कोर्ट 226 के तहत, 226 के तहत हाई कोर्ट भी रिट जारी करता है, लेकिन ये अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार का रिट जारी करता है। अगर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो व्यक्ति 32 के साथ सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएगा। इसीलिए जो है ये कहा गया कि सरकार को लागू करवाना पड़ेगा, बाध्यकारी है। परिवर्तनीय इसका मतलब मूल अधिकार क्या? परिवर्तनीय इसका मतलब लागू करना पड़ेगा, लागू कराना अनिवार्य है या बाध्यकारी है, सरकार को लागू करना ही पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? परिवर्तनीय है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं मूल अधिकार, मूल अधिकार किसको दिया गया है? व्यक्ति को दिया गया है या व्यक्ति में कौन कौन आते हैं? मूल अधिकार किसको दिया गया है? व्यक्ति को दिया गया अधिकार है, व्यक्ति को दिया गया अधिकार है, दिया गया अधिकार है, व्यक्ति को दिया गया अधिकार है। तो व्यक्ति में कौन आएंगे? 2 प्रकार के व्यक्ति हो सकते हैं, एक विदेशी हो सकते हैं और दूसरे नागरिक। नागरिक। अब कौन सा अधिकार, सवाल यह है कि कौन सा अधिकार विदेशी को प्राप्त है और कौन सा अधिकार नागरिक को। कुछ अधिकार ऐसे हैं जो विदेशियों को प्राप्त हैं और कुछ अधिकार हैं कौन? नागरिक। जैसे अब जब पूरा अनुच्छेद आप पढ़ लेंगे तब स्पष्ट हो जाएगा, हाँ सही है, हाँ गलत है। अब देखिए अगर हम अनुच्छेद 14 की बात करें, अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का अधिकार। ये इसका मतलब कानून के सामने सभी समान हैं, इसका मतलब ये विदेशी और नागरिक दोनों को मिलेगा, विदेशी और नागरिक दोनों को मिलेगा। 14 इसका मतलब विदेशी को भी मिलेगा और नागरिक को तो ये रहेगा ही, इसका मतलब नागरिक को सभी अधिकार हैं, सभी अधिकार। इसका मतलब अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 इसको तो सब रहेगा ही, सभी अधिकार इसको मिलेंगे। अब देखिए अगर हम 15 की बात करें, अनुच्छेद 15 केवल किसके लिए? नागरिक के लिए केवल, क्योंकि 15 में क्या है? धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, निवास, ये 5 आधार पर सार्वजनिक स्थलों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन जब उसमें क्लाज में पढ़ेंगे आगे क्लाज में, तब यहाँ पे आएगा कि किन्हीं किन्हीं स्थितियों पे भेदभाव किया जा सकता है, रोका जा सकता है, इसके भी अपवाद हैं, 5 इसमें भी अपवाद मिलेंगे। तो ये 15 है केवल नागरिक को है, 16 सार्वजनिक नियोजन से यानी कि सरकारी नौकरी के आधार पर है, ये
केवल किसको मिलेगा, इसको मिलेगा। 14 में इसको भी मिलेगा, ये तो इसको रहेगा ही, सबको रहेगा 14 में। 15, 16, अब 17 जो है, 17 की बात अलग, अस्पृश्यता का अंत है, यानी कि छुआछूत को हटाने की बात है। 18 उपाधि है, उपाधियों का अंत है। 19 में है क्या, स्वतंत्रता का अधिकार, ये इसको नहीं मिलेगा। 19 केवल नागरिक को है, क्योंकि इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अगर इसको अधिकार दे दिया गया, ये कुछ भी बोल सकता है, देश की अखंडता एकता को तोड़ सकता है, देश की जो है स्वतंत्रता को बाधा उत्पन्न कर सकता है, देश की कानून व्यवस्था को नुकसान कर सकता है, ये कर सकता है कि नहीं, इसलिए केवल नागरिक को प्राप्त है। अब 19 में क्या है, व्यापार करने का, आने जाने का, भाषण देने का, कहीं भी बस जाने का, निवास करने का स्वतंत्रता है कि नहीं 19 में, तो ये कर सकता है, देश के लिए नुकसान हो सकता है, इसलिए 19 से इसको नहीं दिया गया है। कॉन्सेप्ट जब समझेंगे तब क्लियर हो जाएगा। 19 के बाद 20 है, 20 देखिए इसको मिला है। 20 में क्या है ना, प्राण में, अगर प्राण कहीं संकट में तो उसके संरक्षण की बात हो रहा है। 21 मिलेगा इसको। 21 में क्या, जीवन का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये 21 जिसे जीवन का अधिकार कहते हैं, स्वच्छ पर्यावरण का, लेने का, मरने का, जीने का, सब इस प्रकार का अधिकार इसमें आ जाएगा। अब 21 ये जो है शिक्षा का अधिकार, अब ये शिक्षा का अधिकार इसको दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, दिया जा सकता है। 22 में देखिए, 22 में मनमानी गिरफ्तारी, तो इसको भी नहीं, मनमानी गिरफ्तारी इसको मिलेगा। मनमानी गिरफ्तारी नहीं किया जा सकता है, नहीं तो विदेशी को लोग जो है, जो रक्षक लोग हैं, पुलिस बल जो लोग हैं, विदेशियों को मनमानी गिरफ्तारी करके उनके साथ जो है शोषण का या किसी प्रकार का दुर्व्यवहार कर सकते हैं, इसीलिए इनको दिया गया ताकि कोई भी रक्षक जो है इनके साथ जो है गलत व्यवहार ना कर सके। 22 के बाद में देखिए 23, अगर 24 है, 24 केवल इसके लिए है, नहीं 24 में है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है कर कारखानों में नहीं लगाया जाएगा। अगर ये 24 की बात करते हैं, 24 जो दिया गया भैया ना, 24 इसको क्या नाम है, 25 से 24 और 25 की, 24 में तो अलग चीज़ है, 25 में इसको मिला है। 25 में क्या है ना, अपना धर्म कोई भी मानना चाहिए, जैसे विदेशी आया, ईसाई है या बौद्ध है, वो अपना धर्म मानना चाहता है, चीन से आया, अमेरिका से आया, लंदन से आया है, जहाँ से भी आया है, तो अपना धर्म मान सकता, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ अधिकार ऐसे हैं, देखिए इसको 15, 16, 19 इसको केवल इसी को प्राप्त है। अब 21 है, 20 है और 22 है, 25 है, तो ये इनको अधिकार विदेशियों को मिला है। और बाकी जितने अधिकार हैं ये, अब जैसे 15, 16, 19 इसको नहीं मिलेगा, ये ध्यान दीजिए। 15, 16 जो 19 है, ये इसको नहीं, विदेशी बिल्कुल नहीं मिलेगा। और बाकी जैसे जो इधर मिला है सब इनको रहेगा ही, ये ध्यान दीजिए, ये हमारी इसकी विशेषता है। अब इसमें एक चीज़ और है, एक चीज़ और इसमें देखिए कि विदेशी के अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन बनता है कि व्यक्ति को जो दिया गया अधिकार है, तो एक अधिकार में हम और चर्चा करेंगे, क्या नाम इसका है, कुछ जो है कुछ मूल अधिकार जो होते हैं, कुछ मूल, ज़्यादातर मूल अधिकार राज्य के खिलाफ दिया गया है, राज्य के खिलाफ, विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध है ना। और कुछ ऐसे हैं, कुछ जो है निजी व्यक्ति के खिलाफ दिए गए हैं, निजी व्यक्ति के विरुद्ध दिया गया है। कुछ मूल अधिकार जो भैया, कुछ मूल अधिकार जो है निजी व्यक्ति के खिलाफ दिया गया, विरुद्ध दिया गया है, और कुछ जो है राज्य के खिलाफ, लेकिन ज़्यादातर राज्य के खिलाफ दिया गया, यह ध्यान देना है। अब जैसे दे दिया गया अनुच्छेद अगर 15 की बात करें, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, यानी कि फिर वही आया, धर्म है, जाति है, लिंग है, जन्म स्थान या निवास, और मूल वंश माने नस्ल, ये 5 है। 5 के आधार पर सार्वजनिक स्थलों पर राज्य मतलब अपने में व्यापक शब्द है, भारत एक राज्य है, जो अलग अलग स्टेट है वो भी राज्य है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, केरला जो भी है ये भी राज्य में आते हैं। राज्य अपने में एक व्यापक शब्द लिए हुई है, तो कोई भी, भारत भी एक राज्य है, तो राज्य सार्वजनिक स्थलों पर भेदभाव नहीं करेगा। और 16 में क्या है कि जो है सरकारी नौकरियों में राज्य भेदभाव नहीं करेगा। तो कुल मिला के राज्य के खिलाफ दिया गया ये व्यक्ति को अधिकार है। मूल अधिकार किसको दिया गया? व्यक्ति को अधिकार है। कुछ जो अधिकार हैं कुछ विदेशी को प्राप्त हैं और नागरिक को सभी प्राप्त हैं, और कुछ अधिकार होते हैं जो राज्य के खिलाफ दिए गए हैं, जैसे अनुच्छेद 15-16, और कुछ अधिकार है जो निजी व्यक्ति के भी विरुद्ध है, जैसे अनुच्छेद 17,
17 यहाँ भी रहेगा, ऐसा नहीं कि 17 यहाँ नहीं रहेगा। 17 का तो कोई अपवाद ही नहीं है। अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत माने क्या, जो छुआछूत वाला है उसको समाप्त करना है। इसी पे अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 संसद ने कानून बनाया है। इस पर जो इस प्रकार की छुआछूत की बात करेगा उसके लिए सजा है, जेल का प्रावधान है। तो ये 17 चाहे वो राज्य करे या व्यक्ति, ये 17 यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा। इसमें इस व्यक्ति वाले में 15-16 नहीं लागू होगा, लेकिन यहाँ पे लागू होगा, और 17 इसमें है। यहाँ तक क्लियर होगा। तो मूल अधिकारों की एक संक्षिप्त में था कि विशेषताएं क्या क्या हैं। तो अगला हम टॉपिक में बताएंगे कि मूल अधिकार कितने प्रकार के हैं। फिर भी हम एक नमूना इसमें दिखा देते हैं कि मूल अधिकार इतना जान के हैं तो मूल अधिकार कितने प्रकार का है। देखिए, जो मूल अधिकार है हमारे पास, तो प्रारंभ में हमारे संविधान के भाग 3 में अगर बात करें, भाग 3 ये कहाँ से आता है, आर्टिकल 12 से 35 आता है। इसमें मूल अधिकार था, अभी हमने बताया भाग 3 में जिन अधिकारों का उल्लेख है वो मूल अधिकार में आते हैं, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स में आते हैं, जो अमेरिका से लिया गया है। प्रारंभ में हमारे संविधान में कुल कितने अधिकार थे, 7 प्रकार थे मूल अधिकार के थे। लेकिन अब कितने हैं, हालांकि अब कितने हैं, 7 के बजाय हो गया है अब 6 मूल अधिकार हैं, 6 फंडामेंटल्स राइट्स हैं, मूल अधिकार हैं। इन प्रेजेंट टाइम 6 टाइप्स है फंडामेंटल राइट्स, 6 प्रकार के। अब 6 कौन हैं, तो यहाँ पे समझना है 6 कौन हैं। देखिए 6 कौन हैं। एक है नंबर एक पे बात करेंगे, समता का अधिकार। समता का अधिकार का मतलब होता समानता का अधिकार, इक्वलिटी, राइट ऑफ इक्वलिटी या राइट टू इक्वलिटी लिख सकते हैं। समता माने क्या होता, समानता माने बराबरी, यानी कि समता का अधिकार जो है ये अनुच्छेद अगर बात करेंगे आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक पूरा का पूरा समता का अधिकार है। पूरा का पूरा जो है समता माने समानता होता है, पूरा इक्वलिटी इसको कहते हैं, क्वालिटी। समता का अधिकार ये नंबर 1 ये समता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है, यानी कि समता माने समानता या बराबरी, इक्वलिटी का अधिकार है। और नंबर 2 जो भैया है, नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार ये है 14 से 18 था, ये 19 से लेकर 22 तक है, 19 से लेकर 22 तक। इसमें 21A भी रहेगा, 21A ये भी जो है स्वतंत्रता के अधिकार में है। 21A में अगर हम बात करते हैं तो इसे 2002 में जोड़ा गया है, 66वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में 66वां 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बन गया है, अधिनियम। शिक्षा का अधिकार है ना, शिक्षा मतलब एजुकेशन, शिक्षा। तो 2002 में 66वां संविधान संशोधन के द्वारा, यानी कि संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 86 इन 202 21A है, यहाँ पे क्लॉज नहीं लगेगा और बड़े लेटर का ए रहेगा, या का लिख सकते हैं 21A। तो ये स्वतंत्रता का अधिकार है। और तीसरे नंबर पे है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अभी देखिए हम इसको केवल संक्षिप्त रूप दे रहे हैं। अब इसके आगे आगे समता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 में पढ़ेंगे, विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण विस्तार में है। फिर 15 पढ़ेंगे, फिर 16, एक टॉपिक पूरा एक घंटे का लग सकता है, ज़्यादा लग सकता है। इसमें 19 तो बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो भैया ये अनुच्छेद अगर बात करें 23 और 24 में है, 23 और 24 में ये शोषण के विरुद्ध है।
और अगर 4 नंबर पे बात करें, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया, फिर 23-24 हो गया, फिर 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ये है आर्टिकल या अनुच्छेद कहिए 25 से लेकर 28 तक। 25 से लेकर 28 तक ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और अब देखिए 5वें नंबर पे अगर हम बात करते हैं, 5वें नंबर पे बात करते हैं तो 28 के बाद 29 और 30 अल्पसंख्यकों के संरक्षण की बात है। अल्पसंख्यकों के संरक्षण की बात हो रहा है। शिक्षा संस्थान में, शिक्षा से संबंधित है तो अल्पसंख्यकों के संरक्षण की बात है। ये आर्टिकल 29 और 30 में है। ये 5वें नंबर पर है स्वतंत्रता। अल्पसंख्यकों के संरक्षण की बात, अल्पसंख्यक में हिंदू छोड़ करके सभी आ जाएंगे, इस्लाम है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, पारसी, जो भी XYZ है, सब हिंदू को छोड़ करके सभी भारत में अल्पसंख्यक होंगे। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अब 6वें नंबर पे क्या भैया, 7वां जो 6वें नंबर में था वो हटा दिया गया। 31 था, अनुच्छेद 31 जो था वो हट गया है। आर्टिकल 31 ये है संपत्ति का अधिकार था, अब ये हट गया, डिलीट हो गया है। अब जो 7वें वाला वो 6वें पा गया है। और इसमें क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 में है। आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। इसी संवैधानिक जो उपचार का अधिकार है अनुच्छेद 32, इसी को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 जो है, इसी के तहत अगर कोई व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन होता है, उसको लगता हमारा मौलिक अधिकार नहीं मिल रहा है, तो वो व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकता है, जा सकता है। इसीलिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को अर्थात संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। और उसे अगर केवल आ जाए संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है, संविधान का आत्मा प्रस्तावना प्रियम्बल को कहा जाता है। लेकिन जब ये दे दे डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार नाम इनका स्पेशल दे दे, तो समझ लीजिए संविधान का हृदय और आत्मा क्या हो जाएगा, संवैधानिक उपचार का अधिकार अर्थात आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32। और ऐसे अम्बेडकर जी का नाम नहीं दिया डॉक्टर BR अम्बेडकर का, तो नाम हो जाएगा कि संविधान का आत्मा क्या है, प्रस्तावना प्रियम्बल अर्थात उद्देश्य क्या। और ये किसने कहा था, ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को आत्मा कहा था। लेकिन अम्बेडकर का जब नाम देगा तब उत्तर ये हो जाएगा, क्योंकि इसी के तहत जो है व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का संरक्षण हो पाता है। अब इसमें यदि आ गया जो 14 है, अनुच्छेद 14, ये पूर्ण रूप से देखिए सत्ता पर नियंत्रण लगाता है। अब इसमें कोई भी अनुच्छेद दे दिया कि सत्ता पर पूर्ण रूप से नियंत्रण कौन लगाता है, तो अनुच्छेद 14। एक एक अब हम विस्तार में टॉपिक पढ़ेंगे, यहीं पे हम रोकते हैं। अब एक एक चलेगा। अनुच्छेद 12 में राज्य और मूल अधिकारों की परिभाषा को बताया गया, क्या है परिभाषाएं, क्या नहीं है, परिभाषा से संबंधित अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 13 को हम 35 से लिंक करेंगे, चूँकि 13 में कहा गया है कि संसद को कानून बनाने का अधिकार है, कि ये दे दिया गया कि संसद के कानून जो है मूल अधिकार पर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। और 35 में भी यही कहा गया। तो दोनों में 13 और 35 में टकराव होता है। दोनों में क्या होता है, 13 और 35 में टकराव। एक में कहा गया कि संसद जो है मूल अधिकारों पर कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे मूल अधिकार समाप्त हो या सीमित हो। ये 13 में कहा गया है कि संसद कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे मूल अधिकार कम हो या समाप्त हो, ये 13 में कहा दिया गया। लेकिन वहीं 35 में कहा दिया गया मूल अधिकार पर कानून बनाने का प्रावधान संसद को सीमित कर सकता है, कम कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, संसद को पावर दिया गया है। तो 13 और
35 हम एक साथ पढ़ेंगे, इसलिए 14 से हम शुरू करते हैं। 14 का हमने पढ़ा दिया उसे वीडियो पर, क्लास में हमारा बाकी है, तो 14 अगले दिन होगा। तो यहाँ तक अगर समझ में आ गया हो, थोड़ा हम फास्ट लेके चलते हैं क्योंकि कमज़ोर बच्चे टिक नहीं पाते हैं, फिर भी हम सबको लेके चलते हैं, जीरो से लेकर हीरो तक लेके चलते हैं कहानी को, बहुत विस्तार रूप में चलते हैं। अगर समझ में आया हो, अभी ये मूल अधिकार नहीं शुरू किए हैं, मूल अधिकार का हमने बेसिक पार्ट बताया है, क्या इसका भूमिका है, भूमिका को लेके बताए हैं, क्या समझना। और क्वेश्चन यहाँ से आता है पक्का, यूपीएससी में, पीसीएस में, या कोई भी एग्जाम XYZ सब एग्जाम में आता है। लेकिन भैया कहिए नीट में ये नहीं क्वेश्चन आया, नीट में ये नहीं आएगा, कहिए आईआईटी में आए, आईआईटी नीट और आईआईटी छोड़कर हर जगह क्वेश्चन इसका मैच करेगा। और वीडियो एक बार देखने पर समझ में आ जाएगा, नोट्स केवल बना लीजिए। धन्यवाद। लेकिन एक हमारा अपील है, एक हमारा रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। शेयर करो या ना करो भाई, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। समझ में आया? धन्यवाद। क्लियर हुआ? ओके, धन्यवाद।